हेलो दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सप्लाई और डिमांड की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो ट्रेडर्स के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग सिस्टम्स में से एक बन रही है। इसे सबसे अधिक लाभदायक स्ट्रैटेजीज में से एक भी माना जा सकता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शेयर बाजार वो जगह है जहां ट्रेडर्स एसेट्स खरीदते और बेचते हैं। प्राइस मूवमेंट्स सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के कारण होता है, यानी जब सप्लाई अधिक होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम होती है और डिमांड अधिक होती है तो प्राइसेस बढ़ जाती है। मैंने अपने इंग्लिश चैनल पर बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट वीडियो में संबंधित उदाहरणों के साथ सप्लाई और डिमांड की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया वो वीडियो देखें। एक बार जब आप सप्लाई और डिमांड इन दो फोर्सेस की डायनामिक्स को समझ जाते हैं तो आप किसी भी प्राइस चार्ट पर लगभग हर प्राइस मूव का अनुमान लगाने में सक्षम होंगे। आप एक्सटेंसिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए बिना और अपने एक्सेल शीट्स में उन सभी डेटा को क्रंच किए बिना स्मार्ट मनी को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। इस वीडियो का उद्देश्य आपको मार्केट में सप्लाई और डिमांड में मास्टरी हासिल करने के लिए सभी आवश्यक टूल्स देना है। इस टॉपिक में 3 वीडियो पार्ट्स होंगे। इस वीडियो में आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह मार्केट इम्बैलेंसेस को पहचानने, ड्रॉ करने और ट्रेड करने के बारे में कोर आइडियाज सीखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम ये भी सीखेंगे कि ऑड एनहांसर्स का उपयोग करके सप्लाई और डिमांड जोन्स को कैसे फिल्टर किया जाए, जो आपको लो प्रोबेबिलिटी जोन्स को एलिमिनेट करने में मदद करेगा और हाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस वाले केवल उन ट्रेड्स को लेने में मदद करेगा। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको इस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को सही ढंग से इंप्लीमेंट करने में मदद करना है, ताकि आप लॉन्ग रन में लाभदायक बन सकें। यह वीडियो फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेगा। हम चर्चा करेंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या है, फिर हम मार्केट बैलेंस और इम्बैलेंस को समझेंगे। आगे हम सीखेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान कैसे करें। इसके बाद सप्लाई और डिमांड जोन्स की विभिन्न स्ट्रक्चर्स को जानेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन्स कैसे ड्रॉ करें। इसके अलावा हम सीखेंगे कि सप्लाई और डिमांड का ट्रेड कैसे करें, और अंत में हम सीखेंगे कि सप्लाई और डिमांड कर्व की पहचान कैसे करें और कर्व की पहचान करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर इनेबल कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई और डिमांड क्या है? सप्लाई और डिमांड की कॉन्सेप्ट बताती है कि यदि किसी स्टॉक या कमोडिटी की सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है तो इससे एक्सेस सप्लाई उत्पन्न होती है, जो प्राइसेस को कम कर देगी। और यदि किसी स्टॉक या कमोडिटी की सप्लाई कम है और संबंधित डिमांड अधिक है तो इससे सप्लाई में कमी पैदा होती है, जो कीमत को और अधिक बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए, अनसर्टेनिटी और फियर के समय में निवेशक इक्विटी मार्केट्स में अपना एक्सपोजर कम कर देते हैं और सेफ हेवन करेंसीज खरीदना शुरू कर देते हैं, या अपने इन्वेस्टमेंट्स की सुरक्षा के लिए लो रिस्क ऑप्शंस जैसे सोना, सरकारी बॉन्ड्स आदि की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसे में सोने जैसे इन एसेट क्लासेस की ज्यादा डिमांड इसकी कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। एक और उदाहरण है जब फेड या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि करने का फैसला करता है। उच्च इंटरेस्ट यील्ड के कारण ये यूएस डॉलर को निवेशकों के लिए आकर्षक बना देगा। इसे कैरी ट्रेड के रूप में भी जाना जाता है, जहां ट्रेडर्स हाई इंटरेस्ट रेट्स वाली करेंसीज खरीदते हैं और लो इंटरेस्ट रेट्स वाली करेंसीज बेचते हैं। हमने इसे हाल ही में देखा है जब इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा था। अब सप्लाई और डिमांड की कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें सप्लाई और डिमांड जोन्स को डिफाइन करने और यह समझने की आवश्यकता है कि चार्ट पर प्राइसेस कैसे चलती हैं। मूल रूप से एक सप्लाई जोन करंट प्राइस से ऊपर स्थित होता है, जहां मजबूत सेलिंग इंटरेस्ट होता है। सप्लाई लेवल पर बायर्स की तुलना में सेलर्स अधिक हो जाते हैं और प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि अनफिल्ड ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। जब कीमत इस लेवल पर पहुंचती है तो ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं और प्राइस नीचे चली जाती है। ट्रेडर्स आमतौर पर इन सप्लाई जोन्स में सेलिंग शुरू कर देंगे। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं, प्राइस एक सर्टेन लेवल या जोन तक बढ़ जाती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। जब तक वहां अनफिल्ड ऑर्डर्स बैठे हुए हैं तब तक प्राइसेस इस सप्लाई जोन में वापस आती रहेंगी, जब तक कि सभी ऑर्डर्स भर नहीं जाते। अब बात करते हैं डिमांड जोन्स की। एक डिमांड जोन करंट मार्केट प्राइस से नीचे का एक प्राइस एरिया है, जहां मजबूत बाइंग इंटरेस्ट है।
डिमांड लेवल पर सेलर्स की तुलना में बायर्स अधिक हो जाते हैं और कीमत बढ़ जाती है क्योंकि अनफिल्ड बाय ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। हम डिमांड जोन में बहुत अधिक बाइंग इंटरेस्ट देख सकते हैं और यह उस एरिया पर बड़ी संख्या में बाय ऑर्डर्स के कारण होने की संभावना है। डिमांड जोन्स में ट्रेडर्स खरीदारी कर रहे हैं। जब प्राइस डिमांड जोन में पहुंचती है तो कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं और बाकी ऑर्डर्स अब्सॉर्ब नहीं होते। आप चार्ट पर जो देखेंगे वो ऊपर की ओर एक शार्प प्राइस मूव है क्योंकि ऑर्डर्स भरे जाते हैं। जब बाजार में ट्रेडिंग करने की बात आती है तो कई ट्रेडर्स मोमेंटम में बदलाव का पता लगाने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स और मार्केट सेंटिमेंट पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जबकि अन्य ट्रेडर्स हैं जो सप्लाई और डिमांड जोन्स की खोज करके मार्केट इम्बैलेंसेस का ट्रेडिंग करते हैं। जिन जोन्स की मैंने चर्चा की है वे वास्तव में बैंकों और इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाए गए प्राइस जोन्स हैं, जहां अनफिल्ड ऑर्डर्स फिल हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सप्लाई और डिमांड की पूरी कॉन्सेप्ट प्राइस चार्ट पर स्मार्ट मनी ऑर्डर्स खोजने के आसपास केंद्रित है। चूंकि इन इंस्टीट्यूशंस में प्राइस को मूव करने की ताकत है, इसलिए आपको उनके साथ ट्रेड करना चाहिए। अब मार्केट बैलेंस और मार्केट इम्बैलेंस को समझते हैं। शेयर बाजार का बेसिक पैटर्न बैलेंस इम्बैलेंस, बैलेंस इम्बैलेंस आदि है। मार्केट स्थापित एक्सेस लेवल्स के बीच ट्रेड करता है जब तक कि ये या तो हाई एक्सेस से ऊपर ट्रेड करता है, मीनिंग ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, या ये लो एक्सेस के नीचे ट्रेड करता है जो कि सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेकआउट है। अब बैलेंस एरिया और इम्बैलेंस एरिया क्या है? यदि बाजार संतुलित है जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है तो इसका मतलब है कि समान मात्रा में बाइंग और सेलिंग मौजूद है। कीमत एक साइडवेज रेंज के भीतर ऊपर और नीचे चलती रहती है। जब बायर्स या सेलर्स नियंत्रण में होते हैं तो बाजार असंतुलित होता है और कीमतें डोमिनेंट प्लेयर्स की दिशा में चलती हैं। यदि सेलर्स नियंत्रण में है तो बाजार नीचे जाएगा और यदि बायर्स नियंत्रण में है तो बाजार ऊपर जाएगा। बैलेंस और इम्बैलेंस की इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए चार्ट पर जाएं और देखें कि हम इन की पॉइंट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चार्ट में नीले रंग के बॉक्स बैलेंस्ड एरियाज दिखाते हैं। ये बैलेंस्ड एरियाज ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटीज एक ही समय में होती हैं या बस सप्लाई डिमांड के बराबर होती है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स इस प्राइस रेंज के आसपास सहज हैं। आप देखेंगे कि कीमत कंसोलिडेट होगी। एक बार जब बाजार बैलेंस स्थिति से इम्बैलेंस स्थिति में चला जाता है तो कीमत इस एरिया या जोन को बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट देती है। यह एक इम्बैलेंस का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि प्लेयर्स में से एक या तो बायर्स या सेलर्स दूसरे से अधिक डोमिनेंट है। चार्ट पर हम देख सकते हैं कि बायर्स की तुलना में सेलर्स अधिक है और इसलिए कीमतें मोमेंटम के साथ बहुत तेजी से गिरती है। बाजार फिर एक बैलेंस स्टेट में एंटर करता है और आगे या तो अपसाइड या डाउनसाइड में एक डायरेक्शनल प्राइस मूव होने के लिए प्रतीक्षा करता है। ये सिलसिला चलता रहता है। ये बाजार का जनरल साइकिल है जो बैलेंस इम्बैलेंस आदि से जुड़ा है। सप्लाई और डिमांड की स्ट्रैटेजी में हम बैलेंस के एरियाज को खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन एरियाज में अपने बाय या सेल ऑर्डर्स देना चाहते हैं और उस इम्बैलेंस से प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं जो प्राइस को मोमेंटम के साथ एक विशेष दिशा में ले जाता है। लेकिन आपके लिए मार्केट इम्बैलेंसेस का ट्रेड करने के लिए आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स की सही पहचान करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनका आपको पालन करना होगा, जो आपको किसी भी एसेट पर इन जोन्स को खोजने में मदद करेंगे जिन्हें आप ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन पहले मुझे इस स्ट्रैटेजी से जुड़े डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में बात करने दें जिनके बारे में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। दरअसल दो तरह के स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हमें सीखने की जरूरत होती है। पहला प्रकार रिवर्सल पैटर्न्स है और दूसरा प्रकार कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, रिवर्सल पैटर्न्स चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो तब बनते हैं जब ट्रेंड अपनी डायरेक्शन को उलट देता है, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जब रिवर्सल पैटर्न्स की बात आती है तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस रैली है। इस स्ट्रक्चर में प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है जिससे प्राइस ड्रॉप हो रही है और उसके बाद एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है और फिर प्राइस में ऊपर की ओर एक रैली होती है। दूसरी स्ट्रक्चर रैली बेस ड्रॉप है। इस स्ट्रक्चर में प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है जिसके बाद कीमत में बड़ी गिरावट आती है। ये रिवर्सल पैटर्न्स बहुत मजबूत हैं और प्राइस समय के साथ उनका सम्मान करती है।
दूसरी कैटेगरी में कंटिन्यूएशन पैटर्न्स शामिल हैं, जो वास्तव में एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देते हैं। यहां भी दो प्राइस स्ट्रक्चर्स बनती हैं। पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस ड्रॉप है। इस स्ट्रक्चर में प्राइस गिरता है और एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है और फिर बेस स्ट्रक्चर के माध्यम से प्राइस नीचे की ओर बढ़ना जारी रखता है। दूसरा प्रकार रैली बेस रैली है। इस मामले में पहले कीमत ऊपर की ओर बढ़ती है और एक बेस स्ट्रक्चर बनाती है, जिसके बाद प्राइस फिर ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखती है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ट्रेंड्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए वे ट्रेड करने के लिए वीक जोन्स होते हैं, क्योंकि अधिकांश समय प्राइस इन स्ट्रक्चर्स का टेस्ट करता है और जैसा कि मैंने मेंशन किया है, प्राइस उनके माध्यम से ब्रेक हो जाता है। यही कारण है कि हम केवल रिवर्सल पैटर्न्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि उनके पास कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की तुलना में सफलता की अच्छी संभावनाएं हैं। अब उस जानकारी के साथ हम एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस का पालन करते हुए चार्ट पर सप्लाई और डिमांड लेवल्स की पहचान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला कदम सबसे आसान है। हमें बस इतना करना है कि करंट मार्केट प्राइस की पता लगाना है। एक बार आपने करंट मार्केट प्राइस नोट कर लिया, दूसरे स्टेप में हमें ERC टाइप की कैंडल्स को खोजने की आवश्यकता है। ERC का सीधा सा अर्थ है एक एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। यह एक ऐसा कैंडल है जिसमें बहुत बड़ी रियल बॉडी होती है, जिसमें बहुत छोटी विक या कोई विक नहीं होती है। यदि रियल बॉडी की लंबाई विक की लंबाई के बराबर है, तो यह ERC कैंडल नहीं है। एक बार जब हमने ERC टाइप की कैंडल की पहचान कर ली है और हमारे पास कीमत में ड्रॉप या रैली है, तो अब हमें उस प्राइस मूव की ओरिजिन का पता लगाना होगा। यह ओरिजिन हमारे सप्लाई या डिमांड जोन का बेस बनेगी। बेस वह है जिसकी हमें जोन्स ड्रॉ करने के लिए आवश्यक होती है, जैसा कि हम बाद में इस वीडियो में देखेंगे। आइए एंटायर जोन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का एक उदाहरण देखें। इस उदाहरण में हम करंट मार्केट प्राइस से शुरू करते हैं और कम से कम एक ERC टाइप की कैंडल के साथ कीमत में ड्रॉप या रैली देखने के लिए बाएं तरफ देखते हैं। एक बार जब हम ERC की पहचान कर लेते हैं, तो हम प्राइस मूव की ओरिजिन की पहचान कर लेते हैं। ओरिजिन वह है जिसे हम बेस कहते हैं। अब जब हम सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करना जानते हैं, तो हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम अपनी सप्लाई और डिमांड जोन्स को कैसे ड्रॉ करें। लेकिन इससे पहले बाजार इन दिनों अत्यधिक वॉलेटाइल है और ज्यादातर दिनों में हम सुबह के समय बाजार में गैप अप्स या गैप डाउन्स देखते हैं। लेकिन गैप्स अत्यंत उपयोगी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमें सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करने में सक्षम बनाती हैं। वे ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि वे मार्केट इम्बैलेंसेस के संकेतक हों, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से इंडिकेशन देते हैं कि बाजार कहां जा रहा है, ताकि हम अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गैप्स, सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंसेस ट्रेडिंग के लिए लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। मैं मुख्य रूप से दो टाइप्स के गैप के बारे में बताऊंगा, जिससे हमें सप्लाई और डिमांड जोन्स को आसानी से पहचानने में मदद मिलेगी। मैंने अपने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स में प्राइस एक्शन के नजरिए से गैप्स को ट्रेड करने के बारे में पहले ही एक वीडियो बना लिया है। मार्केट गैप्स के बारे में गहराई से जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो एक जेंटल रिमाइंडर के रूप में, एक गैप दो कैंडलस्टिक्स के बीच एक खाली जगह है, जहां कीमत पिछले कैंडल के क्लोज होने से या तो बढ़ती है या गिरती है और बीच में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। वे बड़ी सप्लाई और डिमांड के असंतुलन का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जहां या तो सप्लाई डिमांड से अधिक हो जाती है या डिमांड सप्लाई से अधिक हो जाती है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है कि प्राइस चार्ट पर इम्बैलेंस कहां स्थित है। गैप अप एक गैप है जो तब होता है जब रीसेंट कैंडल की सबसे लोएस्ट प्राइस पिछली कैंडल के हाईएस्ट लेवल से ऊपर होती है। इसी तरह गैप डाउन तब होता है जब रीसेंट कैंडल की हाईएस्ट प्राइस पिछली कैंडल की लोएस्ट प्राइस से कम होती है। गैप फिल की बात करें तो एक गैप को बंद या भरा हुआ माना जाता है जब प्राइस वापस आती है और गैप की पूरी रेंज को भर देती है। एक बार जब कीमत गैप फिल कर देती है, तो यह आमतौर पर प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड की दिशा में बदल जाती है। गैप्स के टाइप के आधार पर हम या तो एक नई ट्रेंड की शुरुआत या पिछली ट्रेंड के रिवर्सल होने का अनुमान लगा सकते हैं। सप्लाई और डिमांड में दो प्रकार के गैप्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये प्रोफेशनल गैप्स और नोविस गैप्स हैं। प्रोफेशनल गैप एक गैप है जो प्रीवियस ट्रेंड के विपरीत दिशा में होता है। प्रोफेशनल गैप्स प्राइस मूव की शुरुआत में बनते हैं और इसे बढ़ाते हैं। इस उदाहरण में हमारे पास प्रिवेलिंग ट्रेंड के विपरीत दिशा में एक प्रोफेशनल गैप है। प्रोफेशनल गैप को भरने के लिए प्राइस वापस आती है और रिवर्स हो जाती है। इस तरह का गैप प्रोफेशनल ट्रेडर्स द्वारा बनाए गए मार्केट इंबैलेंस का संकेत देता है
और यह गैप को फिल करने के लिए प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड के लिए एक बड़ा डिमांड जोन प्रदान करता है। दूसरी ओर नोवस गैप एक गैप है जो प्रिवेलिंग ट्रेंड की दिशा में होता है। एक नोवस गैप ट्रेंड के अंत में बनता है जो एक प्राइस रिवर्सल की ओर जाता है। यह उदाहरण दिखाता है कि प्राइस चार्ट पर नोवस गैप कैसे बनते हैं। जैसे जैसे प्राइस में वृद्धि हुई, प्रिवेलिंग ट्रेंड के समान दिशा में एक गैप पैदा हुआ, लेकिन फिर प्राइस वापस नीचे रिवर्स हो गया। जैसा कि हमने पहले कहा, नोवस गैप प्राइस मूव के अंत में स्थित है और इस चार्ट पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गैप के फॉर्मेशन के बाद प्रिवेलिंग प्राइस ट्रेंड एक और कैंडल के बाद एंड कर दिया और प्राइस विपरीत दिशा में चली गई। यह भी ध्यान दें कि हमारे पास एक जोन है जहां रिवर्सल शुरू हुआ। सप्लाई और डिमांड का ट्रेडिंग करते समय इन दो प्रकार के गैप्स को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि बाजार आगे कहां जाने को तैयार है। अंत में अब हम सीखेंगे कि इन सप्लाई और डिमांड लाइंस को चार्ट पर कैसे बनाया जाए। सप्लाई और डिमांड जोन्स को ड्रॉ करने के लिए हम दो लाइंस का उपयोग करते हैं जिन्हें हम जोन्स के बेस के ओर रखते हैं। पहली लाइन को डिस्टल लाइन और दूसरी को प्रॉक्सिमल लाइन कहते हैं। सप्लाई या डिमांड जोन्स बनाने के लिए दोनों लाइंस को बेस के ओर रखा गया है। डिस्टल लाइन जोन की बाहरी लाइन है जिसे करंट प्राइस से दूर रखा गया है। प्रॉक्सिमल लाइन जोन की इनर लाइन है जिसे करंट प्राइस के पास रखा गया है। अब मैं कुछ चीजों के बारे में बात करता हूं जो आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपको बेस की स्ट्रक्चर के बारे में एक उचित विचार होना चाहिए। एक बेस स्ट्रक्चर को फॉलोइंग कंडीशंस को पूरा करना चाहिए। सबसे पहले, एक बेस में 6 कैंडल्स से कम होना चाहिए और कैंडल की बॉडी कैंडल की टोटल रेंज के 50% से कम या उसके बराबर होनी चाहिए और प्राइस कम से कम 2 ERC कैंडल्स के साथ बेस से बाहर मूव होनी चाहिए। दूसरी ओर, बेस में फॉलोइंग चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें 6 से अधिक कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। इसमें केवल डोजी कैंडल्स ही नहीं होनी चाहिए। हम लंबी विक्स या टेल्स वाली कैंडल्स को स्वीकार नहीं करते हैं और हम स्टेयर स्टेप कैंडल्स को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके लिए अच्छे कारण भी हैं। उदाहरण के लिए, यदि बेस में 6 से अधिक कैंडल्स हैं या केवल डोजी कैंडल्स हैं, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। हमें एक बेसिंग स्ट्रक्चर खोजने की आवश्यकता है जिसमें 6 से कम कैंडल्स हों। अधिक कैंडल्स और केवल डोजी कैंडल्स का सीधा सा मतलब है कि सप्लाई डिमांड के बराबर है और अधिकांश ऑर्डर्स भरे हुए हैं। 6 से कम कैंडल्स और बहुत सारी डोजी कैंडल्स नहीं होना बहुत अधिक इम्बैलेंस दिखाता है और यह भी दिखाता है कि अधिक अनफिल्ड ऑर्डर्स अभी भी प्राइस के रिट्रेस आने और उन्हें भरने का इंतजार कर रहे हैं। जब बेस में लंबी विक्स वाली कैंडल्स होती हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह लेवल पिछले सप्लाई या डिमांड जोन की रिएक्शन है। इस उदाहरण में हमारे पास लंबी विक्स वाली कैंडल्स हैं जो नीचे पिछले डिमांड जोन पर रिएक्शन कर रही हैं। लॉन्ग टेल से पता चलता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अनफिल्ड ऑर्डर्स की तलाश के लिए नीचे चला गया। वे तब तक आगे पीछे होते रहे जब तक कि उन्हें कीमतें बढ़ाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं मिल गई। इसके अलावा एक बेस स्ट्रक्चर जिसमें स्टेयर स्टेप कैंडल्स है एक लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडिंग जोन है। स्टेयर स्टेप स्ट्रक्चर फॉलोइंग तरीकों से बनती है। यह एक सप्लाई जोन के लिए प्रीवियस कैंडल के क्लोज होने के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने से बनता है और डिमांड जोन के लिए प्रीवियस कैंडल के क्लोज होने के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने से बनता है। जब सप्लाई और डिमांड जोन्स को ड्रॉ करने की बात आती है तो किसी व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर चुनने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सामान्य तौर पर आपके रिस्क एपेटाइट और आप अपने ट्रेडिंग में कितने कंजर्वेटिव हैं, इसके आधार पर आपकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइंस खींचने के 3 अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको उन सभी 3 मेथड्स को दिखाऊंगा जिनका उपयोग आप सप्लाई और डिमांड जोन्स को ठीक से ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। आप सही तरीका चुन सकते हैं जो आपकी रिस्क टॉलरेंस के अनुसार आपके ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हो। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सप्लाई जोन्स या तो रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, सप्लाई जोन की सही पहचान करने के लिए हमें करंट मार्केट प्राइस से शुरू करना होगा और बड़े रियल बॉडी के साथ मजबूत बेयरिश कैंडल्स या बियरिश ERC कैंडल्स खोजने के लिए बाईं ओर देखना होगा। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस अच्छे अपट्रेंड में बढ़ी है और थोड़े समय के लिए कुछ कैंडल्स के साथ एक अच्छी बेस स्ट्रक्चर बनाते हुए रुकी हुई है। फिर इस सप्लाई जोन के आसपास एक मजबूत मार्केट इंबैलेंस की कंफर्मेशन करते हुए लंबी बेयरिश ERC कैंडल्स का फॉर्मेशन करते हुए कीमत गिर गई। एक बार जब आप उन जोन्स की सफलतापूर्वक पहचान कर लेते हैं,
जिन्हें आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो अब आप अपनी लाइंस बेस स्ट्रक्चर या प्राइस मूव के ओरिजिन की ओर खींच सकते हैं। सप्लाई जोन बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका एक कंजर्वेटिव मेथड है। डिजिटल लाइन को बेस की सबसे ऊंची विक पर और प्रॉक्सिमल लाइन को बेस स्ट्रक्चर में सबसे निचले हिस्से में रखा जाता है। दूसरा तरीका हाई रिस्क मेथड है। डिजिटल लाइन को बेस की सबसे ऊंची विक पर रखा जाता है और प्रॉक्सिमल लाइन को बेस स्ट्रक्चर की सबसे निचली विक पर रखा जाता है। यदि आप विक के हाइज और लोज दोनों को शामिल करने का निर्णय लेते हैं, तो आपने अपने स्टॉप लॉस को जितना होना चाहिए उससे बड़ा बनाकर अपने रिस्क को बढ़ा दिया है। तीसरा तरीका है लो रिस्क मेथड। डिजिटल लाइन को बेस की हाईएस्ट विक पर और प्रॉक्सिमल लाइन को बेस स्ट्रक्चर में हाईएस्ट बॉडी पर रखा जाता है। इसी तरह आप ड्रॉप बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर पर लाइंस खींच सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, इसलिए मैं इसे स्टडी करने के लिए आप पर छोड़ता हूं। जैसा कि कीमत इस सप्लाई जोन में वापस आती रहती है, हम अपने ट्रेड्स को बेस एरिया के आसपास रखने के लिए इन रिट्रेसमेंट्स का लाभ उठा सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही यह सप्लाई जोन तक पहुंचता है, प्रॉक्सिमल लाइन को ब्रेक किए बिना कीमत कैसे ऊपर और नीचे गिर जाती है। इसका मतलब है कि इस सप्लाई जोन के आसपास अनफिल्ड ऑर्डर्स के बड़े ढेर लगे हुए हैं। विचार यह है कि आप अपने ऑर्डर्स दें और प्राइस के वापस आने और उन्हें ट्रिगर करने की प्रतीक्षा करें। अब एक डिमांड जोन की पहचान करने के लिए हमें करंट मार्केट प्राइस से शुरू करने और कीमत में अच्छी रैली खोजने के लिए बाईं ओर जाने की जरूरत है, या बुलिश ERC कैंडल्स का एक ग्रुप और 6 कैंडल्स से कम के बेस को खोजने की जरूरत है। हम वही काम करने जा रहे हैं जो हमने सप्लाई जोन्स के लिए किया था, लेकिन विपरीत तरीके से। हम अपने जोन्स को खींचने के लिए बेसिंग स्ट्रक्चर की पहचान करके शुरू करते हैं, फिर हम ड्राइंग के 3 तरीकों में से किसी एक का उपयोग करके प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइंस खींच सकते हैं। पहला तरीका कंजर्वेटिव मेथड है। यहां डिजिटल लाइन को बेस की सबसे निचली विक पर रखा गया है और प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिंग स्ट्रक्चर में हाईएस्ट बॉडी पर रखा गया है। दूसरा तरीका हाई रिस्क मेथड है। डिजिटल लाइन को बेस की सबसे लोएस्ट विक पर और प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिंग स्ट्रक्चर की हाईएस्ट विक पर रखा जाता है। और अंतिम तरीका लो रिस्क मेथड है। डिजिटल लाइन को बेस की सबसे लोएस्ट विक पर रखा जाता है और प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिंग स्ट्रक्चर में सबसे लोएस्ट बॉडी में रखा जाता है। चूंकि कीमत इस डिमांड जोन में वापस आती रहती है, इसलिए हम अपने ट्रेडों को बेस एरिया के आसपास रखने के लिए इन रिट्रेसमेंट्स का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि इस डिमांड जोन के आसपास अनफिल्ड ऑर्डर्स के बड़े ढेर लगे हुए हैं। विचार यह है कि आप अपने ऑर्डर्स दें और उन्हें ट्रिगर करने के लिए प्राइस के वापस आने की प्रतीक्षा करें। यदि आप सप्लाई जोन के लिए केवल हाईएस्ट विक्स और डिमांड जोन के लिए केवल सबसे लोएस्ट विक्स शामिल करने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने ऑर्डर को मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट होने की संभावना कम कर रहे हैं। यही कारण है कि हम एक दूसरी लाइन शामिल करते हैं जो बड़े पैमाने पर पोजीशन में एंटर करने की संभावनाओं को बेहतर बनाता है और साथ ही रिस्क फैक्टर पर भी नजर रखता है। एक बार फिर सप्लाई और डिमांड जोन्स को ड्रॉ करते समय आपको अपने रिस्क एक्सपोजर और पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, गैप्स बहुत मजबूत प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए जब सप्लाई और डिमांड जोन बनाने की बात आती है जिसमें गैप्स होता है, तो ये जानना जरूरी है कि हमारी डिजिटल और प्रॉक्सिमल लाइंस कहां रखी जाए। एज ए रूल ऑफ थंब, हम हमेशा अपने जोन्स को गैप के ओरिजिन में बनाते हैं और इसके बाद नहीं, यानी हम डिजिटल और प्रॉक्सिमल लाइंस को प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइसेस के हाइज और लोज के अनुसार रखेंगे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं, सप्लाई और डिमांड जोन्स का ट्रेडिंग कैसे करें। हम डिमांड जोन्स में खरीदते हैं और हम सप्लाई जोन्स में बेचते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। आपको बस इतना करना है कि ट्रेड के लिए नए सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करनी है। फिर अपने लिमिट ऑर्डर्स को या तो बाय या सेल के ऑर्डर्स को प्रॉक्सिमल लाइन पर या उससे आगे रखें और अपने स्टॉप लॉस को डिजिटल लाइन पर या उससे आगे सेट करें, और फिर अपने ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के लिए प्राइस को अपनी सप्लाई या डिमांड जोन में वापस आने का इंतजार करें। इस चार्ट पर एक नजर डालें। सप्लाई जोन के लिए कीमतों में वृद्धि हुई, थोड़ी देर के लिए रुका और बड़ी ERC कैंडल्स के साथ गिरा। इसलिए इस प्राइस लेवल पर हमारे पास एक बड़ा इम्बैलेंस है। हम अपना सप्लाई जोन बनाते हैं और हम इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए प्राइस के वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं। जब प्राइस जोन में दूसरी बार वापस आया, तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और यह ट्रेड सफल रहा। एक और उदाहरण है जब कीमत गिर गई
फिर थोड़ी देर के लिए रुकी और ERC कैंडल्स के साथ फिर से बढ़ी, जिससे एक डिमांड जोन बना। हमने अपने बाय ऑर्डर्स को प्रॉक्सिमल लाइन में रखा है, यह उम्मीद करते हुए कि प्राइस डिमांड जोन में वापस आ जाएगा, ताकि अनफिल्ड ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब किया जा सके। हर बार कीमत ने हमारे डिमांड जोन का टेस्ट किया, इसने हमारे बाय ऑर्डर्स को ट्रिगर किया। हम देख सकते हैं कि कैसे प्राइस इन जोन्स में मैग्नेट की तरह आकर्षित होती है। कभी कभी यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि जोन एक सफल ट्रेड देगा, तो आप जोन के टेस्ट के लिए प्राइस की प्रतीक्षा कर सकते हैं और आप अपना ऑर्डर्स देने से पहले कुछ बुलिश या बेरिश के एविडेंस देख सकते हैं। इस तरह आप लूजिंग ट्रेड में प्रवेश करने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। एक बार फिर मैं रिवर्सल स्ट्रक्चर्स को पसंद करता हूं, क्योंकि वे शक्तिशाली हैं और कंटिन्यूएशन ट्रेंड स्ट्रक्चर्स की तुलना में सफलता की संभावना अधिक है। मुझे उम्मीद है कि आप सप्लाई और डिमांड कर्व्स और कीमतों के साथ उनके संबंध से परिचित होंगे। चार्ट्स में कर्व्स की पहचान करने के लिए हमें करंट प्राइस को देखने की जरूरत है और फिर नियरेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करें जो नियंत्रण में है। सप्लाई और डिमांड जोन्स की दो प्रॉक्सिमल लाइंस के बीच की दूरी जिसे हमने पहचाना है, वह कर्व बनाती है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इस चार्ट में हम करंट मार्केट प्राइस का पता लगाते हैं और हम नियरेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करने के लिए ऊपर और नीचे देखते हैं जो हमने ड्रॉ किया था। अब जबकि हमने कर्व खींच लिया है, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्राइस डिमांड जोन के पास स्थित है। हम कह सकते हैं कि प्राइस इज लो ऑन द कर्व। जब प्राइसेस कर्व पर लो स्थित होती हैं, तो हमारा इनिशियल बायस केवल खरीदने का होना चाहिए। चूंकि कीमतें कम हैं लेकिन डिमांड अधिक है, इसलिए प्राइसेस में इंक्रीज की काफी संभावना है। फॉलोइंग उदाहरण में प्राइस सप्लाई जोन इन कंट्रोल के पास स्थित है। यहां हम केवल सेलिंग के बारे में सोचते हैं क्योंकि प्राइस कर्व पर हाई है और इस फैक्ट पर विचार करते हुए कि सप्लाई हायर साइड में होने की उम्मीद है और कीमत और कम होने की संभावना है। अब क्या होता है जब प्राइस जोन्स के बीच की आधी दूरी पर स्थित होती है, यानी सप्लाई और डिमांड जोन्स के बीच? ऐसे में हम प्रिवेलिंग ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर इसकी रेकमेंड नहीं करता क्योंकि आपका स्टॉप लॉस सेट करना एक कठिन काम हो जाता है। हम कह सकते हैं कि प्राइस इक्विलिब्रियम पर है। इसे इक्विलिब्रियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायर्स सेलर्स के बराबर होते हैं। आमतौर पर प्राइसेस कर्व में इस एरिया के बगल में तब तक चलती रहती है जब तक कि एक खिलाड़ी दूसरे पर डोमिनेंट न हो जाए। यदि बायर्स सेलर्स से अधिक हो जाते हैं, तो हमारे पास कर्व पर प्राइस को ऊपर की ओर धकेलने के लिए एक अपट्रेंड मूवमेंट होगा। यदि सेलर्स खरीदारों से अधिक हो जाते हैं, तो हमारे पास कर्व पर प्राइस को नीचे की ओर धकेलने वाली डाउन ट्रेंड मूवमेंट होगा। स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठ सकता है, कर्व्स की पहचान करना क्यों इंपॉर्टेंट है? यही वह है जो बिग गेम में विनर्स को हारने वालों से अलग करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता है कि जब प्राइस इज हाई ऑन द कर्व, तो उन्हें रिटेल ट्रेडर्स को बेचने की जरूरत होती है जो एक अपट्रेंडिंग मूव को जारी रखने के लिए उत्साहित होते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स इस पर कूद पड़ते हैं और बाय ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स द्वारा प्रदान की गई इस हाई लिक्विडिटी का उपयोग बाजार को शॉर्ट करने और कीमतों को कम करने के लिए करते हैं। इसी तरह जब रिटेल ट्रेडर्स कीमतों में तेजी से गिरावट देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह बाजार को शॉर्ट करने का एक अच्छा मौका है। एक बार फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने बाय ऑर्डर देने के अवसर पर बाउंस करते हैं क्योंकि प्राइस कर्व पर लो टेरिटरीज में प्रवेश करती है, जो ऊपर की ओर एक अच्छा बुलिश रिवर्सल होने का संकेत देती है। यही कारण है कि कोई भी ऑर्डर देने से पहले कर्व की पहचान करना महत्वपूर्ण है। एज ए जनरल रूल ऑफ थंब, हम कर्व पर प्राइस कम होने पर डिमांड जोन में खरीदते हैं और जब कर्व पर प्राइस अधिक होती है तो हम सप्लाई जोन में बेचते हैं। जब प्राइस इक्विलिब्रियम पर होती है तो हम प्रिवेलिंग ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं या हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते हैं। जैसा कि मेंशन किया गया है, अपकमिंग वीडियोस में हम सप्लाई और डिमांड कर्व्स को अधिक विस्तार से सीखने जा रहे हैं और ऑड एनहांसमेंट्स और स्कोरिंग जो आपको सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट का बेहतर उपयोग करने और बाजार में सफलता की उच्च संभावना के साथ इसे अच्छे उपयोग में लाने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो में हम सप्लाई और डिमांड कर्व्स के बारे में बात करते हैं। सप्लाई और डिमांड कर्व्स की पहचान कैसे करें और कर्व्स का उपयोग करके प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग कैसे करें। सप्लाई और डिमांड दो डायनामिक फोर्सेस हैं जो बाजार की प्राइसेस को एस्टैब्लिश करती हैं। ये फोर्सेस बाजार को डोमिनेट करने वाले के आधार पर प्राइसेस को ऊपर या नीचे चला रही हैं।
उदाहरण के लिए, यदि सप्लाई डिमांड से अधिक हो जाती है तो प्राइसेस नीचे जाती हैं, क्योंकि अधिक सेलर्स एसेट्स खरीदने के बजाय बेचने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके विपरीत, यदि डिमांड सप्लाई से अधिक हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि अधिक बायर्स एसेट्स या स्टॉक बेचने के बजाय खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो कर्व्स मूल रूप से एक टूल है जिसका उपयोग ट्रेडर्स यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई या डिमांड जोन के पास स्थित है या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हमेशा लोअर प्राइसेस पर खरीदना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए हायर प्राइसेस पर बेचना चाहते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे कर्व्स बनाने की परेशानी क्यों उठानी चाहिए जब मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स प्राप्त करने के लिए जोन्स और ऑड एनहांसर्स का उपयोग करके ट्रेडिंग कर सकता हूं। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया है, जिस कारण से हम कर्व्स का निर्धारण करते हैं वो बाइंग हाई और सेलिंग लो से बचने के लिए है, या दूसरे शब्दों में सप्लाई जोन में खरीदने या डिमांड जोन में बेचने से बचने के लिए है। सप्लाई और डिमांड का उपयोग करते हुए मार्केट्स में ट्रेडिंग करते समय ये स्टेप महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना है, न कि इसके विरुद्ध। तो चलिए सप्लाई और डिमांड कर्व्स की पहचान करके शुरुआत करते हैं। सप्लाई और डिमांड कर्व्स की पहचान करने के लिए हम एक और सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम अपने जोन्स इन कंट्रोल को ड्रॉ करने के लिए एक लार्जर टाइम फ्रेम का उपयोग करेंगे और फिर कर्व्स पर करंट मार्केट प्राइस का लोकेशन निर्धारित करेंगे। इसलिए पहला स्टेप अपनी हायर टाइम फ्रेम चुनना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड की एक बड़ी तस्वीर बनाने के लिए एक ही स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट के कम से कम 2 से 3 अलग अलग टाइम फ्रेम्स का एनालिसिस करने की एक मेथड है। इसका मेन आइडिया ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना है और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें अपने ट्रेड्स को हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ अलाइन करने में मदद करता है। हमेशा याद रखें कि टाइम फ्रेम जितनी बड़ी होगी, ट्रेडिंग के सफल होने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। आप आई बटन पर क्लिक करके टाइम फ्रेम्स के सिलेक्शन और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर एक वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एक रूल बताया था कि ट्रेडिंग स्टाइल्स के आधार पर अपना टाइम फ्रेम्स कैसे चुनें। रूल कहता है कि जब आप अपना टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन चुनते हैं तो हायर टाइम फ्रेम आपके इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम से कम 3 से 6 गुना अधिक होनी चाहिए, इत्यादि। उदाहरण के लिए, यदि आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपकी हायर टाइम फ्रेम वीकली चार्ट होगी, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम डेली चार्ट होगी, क्योंकि एक ट्रेडिंग वीक में 5 दिन होते हैं और जब 5 का फैक्टर लेते हैं तो टाइम फ्रेम 1 दिन हो जाती है। इससे भी लोअर टाइम फ्रेम 1 घंटे का चार्ट होगा। हालांकि इस वीडियो में हम एक पोजिशनल ट्रेडिंग अप्रोच अपनाने जा रहे हैं और हम मंथली चार्ट को अपनी हायर टाइम फ्रेम के रूप में, वीकली चार्ट को अपनी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के रूप में और अंत में डेली चार्ट को अपनी लोअर टाइम फ्रेम के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं। आप जिस प्रकार की ट्रेडिंग शैली का पालन करते हैं उसके आधार पर आप टाइम फ्रेम के किसी भी कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि दूसरा स्टेप नियंत्रण के तहत सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करना है। दूसरे स्टेप का विचार यह निर्धारित करना है कि कौन नियंत्रण में है, क्या ये खरीदार है या विक्रेता। मंथली चार्ट खोलने के बाद हमें करंट मार्केट प्राइस का पता लगाकर शुरुआत करनी होगी। फिर हमें करंट मार्केट प्राइस के क्लोजेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करने की आवश्यकता है। इस चार्ट में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के निकट है। एक और चार्ट पर नजर डालें जहां करंट प्राइस लगभग सप्लाई और डिमांड जोन के बीच में स्थित है। जोन के संबंध में हम प्राइस के लोकेशन की तलाश क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि हम अभी भी एक ट्रेड एंट्री ले सकते हैं जब तक कि लोअर टाइम फ्रेम हमें पैसा बनाने के लिए एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन प्रदान करती है। अदरवाइज हम आमतौर पर जोन के बीच में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। इसका कारण प्रॉपर स्टॉप लॉस रखने में कठिनाई होती है। तीसरे और अंतिम स्टेप की ओर बढ़ते हुए जो कर्व्स को ड्रॉ करना है, तो तीसरा स्टेप सप्लाई और डिमांड जोन्स की 2 प्रॉक्सिमल लाइंस के बीच के जोन्स को 3 बराबर एरियाज में विभाजित करना है। विचार यह है कि क्लोजेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करने के बाद आपको उनके बीच की दूरी को 3 से डिवाइड करना होगा और हमें एक हाई एरिया, एक लो एरिया और एक इक्विलिब्रियम एरिया मिलेगा। अब कर्व एरिया को डिवाइड करने की 2 मेथड्स हैं। पहला ऑप्शन बस ये गिनना है कि जोन्स की 2 प्रॉक्सिमल लाइंस के बीच कितने पॉइंट्स हैं और फिर उन्हें 3 से डिवाइड करें। दूसरा ऑप्शन फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करना है ताकि एरिया को मैन्युअली डिवाइड किए बिना सप्लाई और डिमांड कर्व्स की पहचान की जा सके।
फिबोनाची टूल का उपयोग करके कर्व एरिया को डिवाइड करने के लिए और आपको अपने चार्ट पर ठीक 3 इक्वल एरियाज प्राप्त करने के लिए सेटिंग्स को मॉडिफाई करना होगा। आपको बस इतना करना है कि फिबोनाची लेवल्स को फॉलोइंग लेवल्स में बदलना है, जो कि 0%, 33%, 66% और 100% है, और आप अन्य सभी लेवल्स को अनचेक कर सकते हैं। अब जब आपने फिबोनाची सेटिंग्स को बदल दिया है, तो आप सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल लाइन से डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन तक कर्व्स खींच सकते हैं। फिबोनाची टूल ऑटोमेटिकली जोन्स को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। मुझे उम्मीद है कि चीजें क्लियर हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर चलते हैं। इन कर्व्स का उपयोग करके ट्रेडिंग कैसे करें। हमारे द्वारा एनालाइज की गई लार्जर टाइम फ्रेम में कर्व्स एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है कि सप्लाई और डिमांड कर्व्स के संबंध में करंट प्राइस हाई, लो या मिडिल में है या नहीं। इस जानकारी के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हम खरीदें, बेचें या कुछ न करें। कर्व्स के आधार पर अलग अलग ट्रेडिंग सिनेरियोज हो सकते हैं। इसलिए जब प्राइस कर्व में वेरी हाई होती है, आमतौर पर सप्लाई जोन के अंदर, तो हमारा ट्रेडिंग बायस केवल बेचने का होता है। अब यदि प्राइस कर्व में हाई है, यानी सप्लाई जोन के ठीक नीचे लेकिन इक्विलिब्रियम जोन के ऊपर, तो हम अभी भी केवल बेचने पर विचार करेंगे। इसके विपरीत जब कर्व में प्राइस वेरी लो होती है, आमतौर पर डिमांड जोन के अंदर, तब हम केवल खरीदने की ओर देखते हैं। और जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा सकते हैं, जब प्राइस कर्व में लो होती है, यानी डिमांड जोन के ठीक ऊपर लेकिन इक्विलिब्रियम एरिया से कम होती है, तब भी हम केवल खरीदने की ओर देखेंगे। अब क्या होता है जब प्राइस इक्विलिब्रियम एरिया में होती है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो प्रिवेलिंग ट्रेंड के साथ ट्रेड करें या बिल्कुल भी ट्रेड न करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी ट्रेडिंग शैली को लेकर कितने अग्रेसिव हैं। आइए सब कुछ एक साथ रखें और देखें कि हम सप्लाई और डिमांड कर्व्स की पहचान कैसे कर सकते हैं और उसके अनुसार हम अपने ट्रेडिंग की योजना कैसे बना सकते हैं। पहली चीज जो हम करते हैं वह है लार्जर टाइम फ्रेम के साथ शुरू करना, फिर सप्लाई और डिमांड जोन्स के भीतर करंट मार्केट प्राइस का लोकेशन निर्धारित करना। यह हमें ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। फिर हम क्लोजेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन्स ड्रॉ करते हैं और जोन्स को 3 इक्वल लेवल्स या जोन्स में डिवाइड करने के लिए फिबोनाची टूल का उपयोग करते हैं, जैसा कि इस मंथली चार्ट में दिखाया गया है। चार्ट में करंट प्राइस कर्व्स के लो और इक्विलिब्रियम जोन्स के बीच स्थित है, जिसका अर्थ है कि हमारा बायस केवल तब तक खरीदना है जब तक ट्रेंड ऊपर की ओर है। लेकिन वीकली चार्ट पर जूम इन करके हम देख सकते हैं कि कैसे प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा और एक नया सप्लाई जोन बनाया। प्राइस नीचे चला गया और एक नया डिमांड जोन बनाया, जो वास्तव में मंथली डिमांड जोन के अंदर स्थित है। तो हमारे पास मंथली चार्ट पर जो है वो ये है कि प्राइस कर्व्स में लो या इक्विलिब्रियम एरिया पर है और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड ऊपर की ओर है। लेकिन वीकली चार्ट पर प्राइस साइडवेज चल रही है और वीकली डिमांड जोन मंथली डिमांड जोन के अंदर स्थित है। इसलिए यदि आप बेचने के बारे में सोचते हैं जब प्राइस वीकली सप्लाई जोन का टेस्ट करती है, तो आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हायर टाइम फ्रेम्स हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। इसलिए हमें वीकली सप्लाई जोन से सेल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड ऊपर की ओर है और इसके अलावा रिवॉर्ड टू रिस्क सैटिस्फैक्टरी नहीं है। इसके बजाय करने के लिए आइडियल बात यह है कि प्राइसेस मंथली या वीकली डिमांड जोन तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें और फिर एक लॉन्ग ट्रेड करने के लिए देखें। इस लेवल पर बायर्स अधिक खरीदने और कीमत को ऊपर धकेलने में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्राइसेस मंथली या वीकली डिमांड जोन्स में वापस गिर गई और फिर मंथली सप्लाई जोन में बढ़ी, जिसने वास्तव में एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड प्रदान किया। इसलिए जब तक हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करते हैं, हम सेफ हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। मंथली चार्ट पर करंट मार्केट प्राइस कर्व्स पर हाई है। इसका मतलब ये है कि हमारा बायस केवल लोअर टाइम फ्रेम्स पर फ्रेश सप्लाई जोन से सेलिंग करना है। जूम इन करते समय वीकली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ रही है, नए हायर हाइज और नए हायर लोज बना रही है। हम दो हायर लोज को एक साथ जोड़ने वाली एक ट्रेंड लाइन भी खींच लिया, जो इंगित करता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। उसी वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर हम अपने एनालिसिस को मंथली चार्ट के साथ अलाइन करने के लिए अपनी सप्लाई और डिमांड जोन्स तैयार करेंगे, जो कि यहाँ हायर टाइम फ्रेम है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मंथली सप्लाई जोन के भीतर एक नेस्टेड वीकली सप्लाई जोन मिलता है।
इसका मतलब है कि इस वीकली सप्लाई जोन में ट्रेडिंग की सफलता की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम जोन्स के साथ ओवरलैप होता है। डिमांड जोन पर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होती है। इन नेस्टेड या ओवरलैपिंग जोन्स में ट्रेडिंग की सफलता की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जोन्स लोअर टाइम फ्रेम जोन से अधिक पावरफुल होते हैं। अब जब हम जानते हैं कि प्राइस कर्व्स में हाई है और ट्रेंड ऊपर की ओर है, तो हमें अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाने के लिए एक सप्लाई जोन खोजने की आवश्यकता है। हम डिमांड जोन में खरीदारी नहीं करते हैं क्योंकि कर्व्स में प्राइस हाई है। इसके अलावा प्राइस मंथली सप्लाई जोन के पास है, जिसका अर्थ है कि जल्द ही प्राइस रिवर्स हो जाएगी और कर्व के ऊपर के सभी डिमांड जोन्स को तोड़ देगी। तो खरीदने के लिए हम या तो वीकली चार्ट का उपयोग कर सकते हैं या एक सूटेबल एंट्री जोन खोजने के लिए डेली की तरह लोअर टाइम फ्रेम्स का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि वीकली जोन ऑब्वियस है, जैसा कि इस उदाहरण में है, तो हम अपने एनालिसिस को यहीं रोक सकते हैं और अपनी एंट्री को वीकली सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल लाइन पर रख सकते हैं। लेकिन अगर वीकली जोन हमें एक बड़ा स्टॉप लॉस देता है जिसे हम संभाल नहीं सकते हैं, या यदि जोन हमें क्लियर एंट्री पॉइंट नहीं दे रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम में जाना आइडियल चॉइस है। लोअर टाइम फ्रेम के डेली चार्ट पर हमारे पास वीकली सप्लाई जोन के भीतर एक नेस्टेड डेली सप्लाई जोन है। अब ये ट्रेडिंग करने के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन गया है। हम अपनी एंट्री को प्रॉक्सिमल लाइन पर रख सकते हैं और अपने स्टॉप ऑर्डर को डिस्टल लाइन के ऊपर रख सकते हैं। ट्रेडिंग से एग्जिट करने के लिए हम अपने टारगेट को ऑपोजिट डिमांड जोन में रखते हैं। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है क्योंकि हमारे पास कम से कम 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस हमारे एंट्री लेवल पर प्रॉक्सिमल लाइन से टकराई और हमारे टारगेट तक गिर गई, जिससे हमें एक अच्छा ट्रेड मिला। इस उदाहरण से आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क मंथली जोन से डेली जोन्स में कैसे बदलता है। यदि हम मंथली जोन का ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक बड़ा स्टॉप लॉस लगाना होगा और वीकली और डेली सप्लाई जोन्स की तुलना में प्राइस वापस नीचे आने से पहले लगभग आधे जोन में घुस जाएगी। इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का उपयोग करना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करें जो आपको बेस्ट ट्रेड सेटअप प्रदान करता है। आप टाइम फ्रेम्स के किसी भी सेट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप एनालिसिस करने के लिए डेली, आवरली और 15 मिनट के चार्ट्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं और रेलेवेंट जोन्स को ढूंढ सकते हैं, कर्व्स ड्रॉ सकते हैं और फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स के साथ ट्रेडिंग करने के बारे में और भी गहरी जानकारी दी है। इस वीडियो में हम हाई विन प्रोबेबिलिटी और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉपर सेटअप बनाने के लिए पिछले वीडियो में सीखी गई सभी बातों को फाइन ट्यून करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑड एनहांसमेंट्स और इन सप्लाई और डिमांड लेवल्स के स्कोरिंग के बारे में बात करेंगे। सप्लाई और डिमांड की स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट का ट्रेडिंग करने और आपको उन जोन्स का चयन करने में मदद करने के लिए 5 एसेंशियल ऑड एनहांसर्स का उपयोग करना चाहिए, जिनमें सफलता की उच्च संभावना है। याद रखें कि सभी सप्लाई और डिमांड जोन काम नहीं करते हैं। आप केवल हर डिमांड जोन में खरीद और हर सप्लाई जोन को बेच नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जोन्स इवैल्यूएट करने के लिए ऑड एनहांसर्स का उपयोग करके उन्हें ठीक से फिल्टर करना सीखना होगा। बेसिकली 21 ऑड एनहांसर्स हैं जिन पर विचार किया जाना है, पर उन सभी को नोट करना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पोस्ट करूंगा। इसलिए इस वीडियो में हालांकि मैं 5 इंपॉर्टेंट ऑड एनहांसर्स के बारे में बात करूंगा जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी और बाजार में आपके पोटेंशियल लॉसेस कम हो जाएंगे। यदि आप कुछ समय से सप्लाई और डिमांड का उपयोग करके बाजारों में ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपने अभी इसके साथ शुरुआत की है, तो आप शायद यह नहीं जानते कि कौन सा जोन चुनना है, खासकर यदि आपके पास कम से कम 2 जोन हैं जो एक दूसरे के करीब हैं। आप जानते हैं कि यह उनमें से एक है, लेकिन किसे चुनना है और किन क्राइटेरिया के आधार पर आप किसी एक का पालन करने का निर्णय लेते हैं। अक्सर यह आपको या तो प्रीमेच्योरली एक ट्रेड में एंटर करने के लिए प्रेरित करेगा या अपने ऑर्डर को एक ऐसे जोन में रख देगा जहां प्राइस बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि कभी कभी आपको अपने ऑर्डर को ट्रिगर करने से पहले अपने जोन में प्राइस के वापस आने के लिए अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। गलत सप्लाई और डिमांड जोन्स को चुनकर आप कुछ अच्छे ट्रेडों को छोड़ रहे हैं।
तो आप इन सप्लाई और डिमांड जोन्स को कैसे फिल्टर कर सकते हैं जिन्हें आपने पहचाना है, ताकि आप केवल उन्हीं ट्रेड्स को चुनें जो सफलता की हाई प्रोबेबिलिटी पेश करते हैं। याद रखें, हमारा गोल ऑड्स को अपने फेवर में करना है, न कि विपरीत दिशा में। इसका सॉल्यूशन एक स्कोरिंग सिस्टम या फिल्टरिंग सिस्टम होना है। स्कोरिंग सिस्टम 4 मेजर ऑड एनहांसर्स के एनालिसिस पर आधारित है, जिन पर मैं चर्चा करूंगा, और उनमें से प्रत्येक को एक फाइनल स्कोर दूंगा, ताकि यह कुल मिलाकर 1 से 10 के स्केल पर ऐड हो जाए। ये स्केल आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स को स्कोर करने में मदद करेगी, ताकि आप ये तय कर सकें कि किसको ट्रेड करना है। ठीक है, आइए हम एक एक करके 5 ऑड एनहांसर्स पर जाएं और प्रत्येक के लिए स्कोरिंग क्राइटेरिया निर्धारित करें। पहला ऑड एनहांसर बेस से प्राइस मूव की स्ट्रेंथ है। देखने वाली पहली बात ओरिजिन या बेसिंग स्ट्रक्चर से बाहर जाने वाली प्राइस की ताकत है। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन को कैसे छोड़ती है। क्या ये वास्तव में एक मजबूत प्राइस मूव थी या कमजोर प्राइस मूव थी? एक मजबूत प्राइस मूव वह है जिसमें बड़ी कैंडल्स होती हैं और कभी कभी गैप्स भी बन जाते हैं जब प्राइस जोन छोड़ देती है। इसके विपरीत एक कमजोर प्राइस मूव में कई छोटी कैंडल्स होती हैं और ड्रॉप या रैली जोन से बहुत दूर नहीं जाती है, या बस प्राइस एक्शन कमजोर होती है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस सप्लाई जोन से मजबूत बेरिश कैंडल्स के साथ नीचे की ओर जाती है, जिससे वे ट्रेड के लिए बहुत मजबूत जोन्स बन जाते हैं। आप ये भी देखेंगे कि मजबूत तरीके से नीचे जाने के लिए प्राइसेस को सप्लाई जोन्स का टेस्ट करने के लिए ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इससे पता चलता है कि इन सप्लाई जोन्स में कितना बड़ा इम्बैलेंस है। अब एक उदाहरण पर नजर डालते हैं जहां बेस एरिया छोड़ने वाली प्राइस कमजोर है। इस डिमांड जोन को कमजोर माना जाता है क्योंकि प्राइसेस ने जोन को बहुत छोटी कैंडल्स के साथ छोड़ दिया। प्राइस मूव जो डिमांड जोन को छोड़ती है वो वीक है। एक ट्रेडर के रूप में आपको वीक जोन्स में ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्राइस इसे इग्नोर कर देगी और अगली बार जब प्राइस इसका टेस्ट करेगी तो संभवतः इस जोन से ब्रेक हो जाएगी। इन शॉर्ट, यदि प्राइस जोन को लंबी कैंडल्स के साथ छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि इम्बैलेंस मजबूत है और इस जोन में अभी भी अधिक अनफिल्ड ऑर्डर्स उपलब्ध हैं। यदि जोन से प्राइस मूव को छोटी कैंडल्स द्वारा वीकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि शायद हमारे पास ट्रेड करने के लिए और अधिक अनफिल्ड ऑर्डर्स नहीं हैं। इस पहले ऑड एनहांसर के आधार पर हम 0 से मैक्सिमम 2 पॉइंट्स तक का स्कोर दे सकते हैं। इसलिए जब हमारे पास एक सप्लाई जोन होता है जहां प्राइस मजबूत बड़ी कैंडल्स के साथ जोन को छोड़ देती है, तो यह जोन सफलता की हाई प्रोबेबिलिटी दिखाता है, क्योंकि प्राइस मूव बेसिंग स्ट्रक्चर को मजबूती से छोड़ देती है। इस सप्लाई जोन को हम जो स्कोर देंगे वो 2 पॉइंट्स है, जो मैक्सिमम स्कोर है। आप देख सकते हैं कि जब ये जोन का टेस्ट करने के लिए वापस आता है तो प्राइस तुरंत गिर जाती है। जब एक कमजोर सप्लाई जोन की बात आती है तो प्राइस वीक और स्मॉल कैंडल्स के साथ सप्लाई जोन को छोड़ देती है। इसका मतलब ये है कि अब और कोई अनफिल्ड ऑर्डर्स नहीं है और सेलर्स इस प्राइस लेवल पर बेचने में इंटरेस्ट खो रहे हैं। जल्द ही वे खरीदारों से आउटनंबर्ड हो जाएंगे, जो बाजार पर नियंत्रण रखेंगे और प्राइसेस को इस सप्लाई जोन से ऊपर ले जाएंगे। तो इस सप्लाई जोन हमारे पहले क्राइटेरिया के आधार पर 0 का स्कोर आकर्षित करेगा। यही बात डिमांड जोन्स पर भी अप्लाई होती है। हमारे दूसरे ऑड एनहांसर की ओर बढ़ते हुए, जो टाइम स्पेंड एट द बेस है। दूसरा ऑड एनहांसर बेस पर बिताया गया समय है। यहाँ हम देखते हैं कि बेसिंग स्ट्रक्चर में कितनी कैंडल्स हैं। सामान्य तौर पर सबसे अच्छे जोन्स में बेस में 1 से लेकर अधिकतम 6 कैंडल्स होती है। 6 कैंडल्स के बाद जोन को कमजोर माना जाता है और प्राइसेस इसे इग्नोर कर सकती है, और इसलिए इसका परिणाम एक लूजिंग ट्रेड हो सकता है। यदि एक डायरेक्शनल मूव करने के लिए सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस की आवश्यकता होती है तो प्राइस को बेसिंग स्ट्रक्चर पर कम समय स्पेंड करना पड़ता है। यही कारण है कि हम बेस पर 1 से लेकर अधिकतम 6 कैंडल्स रखना पसंद करते हैं। इस चार्ट को देखें, हमारे पास रैली बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर है, लेकिन सप्लाई जोन में केवल एक बेस कैंडल है। यह एक बहुत मजबूत बेसिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इस सप्लाई जोन का स्कोर 2 है। जबकि दिखाए गए डिमांड जोन के मामले में प्राइसेस ने बेस पर थोड़ा और समय बिताया और बेसिंग स्ट्रक्चर पर कुछ और कैंडल्स बनाई। हम इस डिमांड जोन को 1 का स्कोर दे सकते हैं। अपनी बेसिंग कैंडल्स का एनालिसिस करते समय विचार करने वाली एक और बात टेल्स या विक्स है। लॉन्ग विक्स वाली बेसिंग कैंडल्स एक कमजोर जोन का साइन है। इस उदाहरण में प्राइस ने 6 से अधिक कैंडल्स बनाकर बेस पर बहुत अधिक टाइम स्पेंड किया।
यह एक कमजोर जोन है क्योंकि प्राइस ने इस पर रिएक्ट की लेकिन हायर लेवल्स पर जाने में विफल रही और अंत में इस जोन के माध्यम से एक और डिमांड इम्बैलेंस की खोज करने के लिए जोन से ब्रेक हो गई। इसलिए इस सप्लाई जोन का स्कोर 0 है। तीसरा ऑड एनहांसर फ्रेश जोन्स है। एक फ्रेश जोन एक सप्लाई या डिमांड जोन है जिसको प्राइस ने अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। पहला रिट्रेसमेंट ट्रेड करने के लिए सबसे मजबूत और सबसे रिलायबल होता है। एक ट्रेडर के रूप में आपको हायर विन प्रोबेबिलिटी रखने के लिए हमेशा फ्रेश अनटेस्टेड जोन्स का चयन करना चाहिए। जोन में एक दूसरे रिट्रेसमेंट के बाद ये बेहतर है कि अब इसे फर्दर कंसिडर न किया जाए क्योंकि प्राइसेस बढ़ने के लिए पर्याप्त सप्लाई या डिमांड नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्डर्स दो इनिशियल रिट्रेसमेंट्स के दौरान अब्सॉर्ब हो सकते हैं। चार्ट को देखें, यहाँ हमारे पास दो फ्रेश सप्लाई जोन हैं जिनका प्राइस अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। ये शॉर्ट ट्रेड्स के लिए अच्छे जोन्स हैं जब प्राइस उनमें से किसी एक पर वापस रिट्रेस होती है। फ्रेश डिमांड जोन के लिए वही बात होती है, अगर प्राइस जोन टेस्ट करने के लिए वापस आती है तो हम लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। पहले रिट्रेसमेंट में प्राइस ने सप्लाई जोन का टेस्ट किया और नीचे चली गई। दूसरे और तीसरे रिट्रेसमेंट में भी यही हुआ, लेकिन तीसरे रिट्रेसमेंट के बाद सप्लाई जोन के ऊपर प्राइस टूट गई क्योंकि वहां कोई और सप्लाई नहीं मिली। इसी तरह ध्यान दें कि कैसे दूसरे और तीसरे रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने सप्लाई जोन को छोड़ दिया। इन अंतिम दो प्राइस मूव्स की ताकत कमजोर हो रही है। यह मार्केट इम्बैलेंस में एक संभावित बदलाव का संकेत देता है क्योंकि अधिक बायर्स इस सप्लाई जोन के ऊपर एक ब्रेकआउट की उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं। एक अन्य उदाहरण पर नजर डालें, प्राइस ने दूसरे रिट्रेसमेंट के बाद डिमांड जोन को तोड़ दिया। ध्यान दें कि प्राइस ईच रिट्रेसमेंट के साथ डिमांड जोन के अंदर गहराई तक पेनिट्रेट करती है। यह एक अच्छा सिग्नल है कि डिमांड जोन अब वैलिड नहीं है और जोन के माध्यम से पोटेंशियल ब्रेकआउट की उम्मीद है। दूसरी रिट्रेसमेंट के बाद डिमांड जोन अब वैलिड नहीं है क्योंकि मार्केट इम्बैलेंस डिमांड से सप्लाई में शिफ्ट हो गया है। तो स्कोरिंग के मामले में एक फ्रेश जोन जिसे प्राइस ने टेस्ट नहीं किया गया है उसे अधिकतम 3 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। बाजार में सप्लाई और डिमांड का ट्रेडिंग करते समय हमें इस जोन्स पर ध्यान देना चाहिए। हमें ट्रेडिंग करने के लिए फ्रेश अनटेस्टेड जोन्स को चुनकर ऑड्स को अपने फेवर में करने की आवश्यकता है। अगर प्राइस दूसरी बार हमारे जोन में वापस आती है तो हम इसे 1.5 पॉइंट्स का स्कोर देते हैं। हम अभी भी इस जोन को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर से हम हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेडिंग जोन्स की तलाश कर रहे हैं। यदि प्राइस तीसरी बार फिर से रिट्रेस आती है तो हम इसे 0 का स्कोर देते हैं क्योंकि इसकी सफलता की संभावना कम होती है। इस पॉइंट पर अधिकांश अनफिल्ड ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो गए हैं और प्राइस जोन से बाहर टूट सकती है और एक अन्य सप्लाई या डिमांड जोन खोजने के लिए जा सकती है। चौथा ऑड एनहांसर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हमें एक अच्छा आइडिया देता है कि क्या हम किसी विशेष सप्लाई या डिमांड जोन में ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं या नहीं। हमें उन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को चुनना है जो हमें कम से कम 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रदान करते हैं। 3:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो एक परफेक्ट रेशियो है क्योंकि हम 3 गुना लाभ के लिए 1 रुपये का जोखिम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ट्रेड में 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो टारगेट मेरे एंट्री पॉइंट से कम 30 पॉइंट्स दूर होना चाहिए। यदि बाजार कम से कम 3:1 रेशियो नहीं देता है तो हम ट्रेड से दूर रहते हैं और हम 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की पेशकश करने वाले दूसरे ट्रेड्स की तलाश करते हैं। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं। एक 2:1 रेशियो भी एक अच्छा रेशियो है और ट्रेड ठीक काम कर सकता है, लेकिन फिर से हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स चुन रहे हैं और हम लो विन रेट वाले उन ट्रेड्स को एलिमिनेट कर देते हैं। 1:1 रेशियो या उससे कम रेशियोज को एक नॉन वैलिड एंट्री सिग्नल माना जाता है क्योंकि बाजार हमें पैसा बनाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं करता है। यदि जोन हमें कम से कम 3:1 का रेशियो देता है तो हम अपने जोन को 3 पॉइंट्स का स्कोर देते हैं जो कि मैक्सिमम स्कोर है। अगर जोन हमें 1.5:1 या 2:1 का रेशियो देता है तो हम उसे 1.5 का स्कोर देते हैं। यदि जोन हमें 1:1 का रेशियो देता है तो स्कोर 0 होता है क्योंकि हम इस जोन को इग्नोर करते हैं और हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करते हैं। अंतिम ऑड एनहांसर ओवरलैपिंग जोन्स है। डिस्कशन के लिए अंतिम ऑड एनहांसर ओवरलैपिंग जोन्स या नेस्टेड जोन्स हैं। यहाँ हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर ओवरलैपिंग जोन्स की तलाश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास मंथली सप्लाई जोन के अंदर नेस्टेड डेली सप्लाई जोन है तो ये डेली सप्लाई जोन मजबूत माना जाता है
और सफलता की हाई प्रोबेबिलिटी पेश करता है। एज ए रूल ऑफ थंब, हायर टाइम फ्रेम जोन्स स्मॉलर टाइम फ्रेम जोन्स की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। यदि आपका लोअर टाइम फ्रेम जोन हायर टाइम फ्रेम जोन के भीतर स्थित है तो यह एक मजबूत जोन है। यहाँ इस उदाहरण में हमारे पास एक डेली सप्लाई जोन है जो नीले रंग में दर्शाया गया है, जो लाल रंग में दर्शाए गए हायर टाइम फ्रेम मंथली सप्लाई जोन के अंदर नेस्टेड है। लेकिन उन्हें कैसे ढूंढा जाए और कैसे ड्रॉ किया जाए? तो नेस्टेड जोन्स खोजने के लिए आप एक हायर टाइम फ्रेम के साथ शुरू करते हैं। इस उदाहरण में हायर टाइम फ्रेम मंथली है। हम मंथली सप्लाई जोन बनाते हैं, फिर हम मंथली जोन के भीतर सप्लाई जोन्स की तलाश करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, जिसे हमने पहले ही मार्क कर लिया है। आप एक वीकली डिमांड जोन के भीतर एक डेली डिमांड जोन भी रख सकते हैं, इत्यादि। मुझे आशा है कि आप बेसिक आइडिया को समझ गए होंगे। अब मैं अपने स्कोरिंग क्राइटेरिया में इस ऑड एनहांसर को शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि सभी लेवल्स ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं करते हैं, और यदि हम फॉलो करने के लिए एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाते हैं तो ट्रेड्स मिस होने की चांसेस अधिक होगी। सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे स्कोर करें? अब जब हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स को स्कोर करने में मदद करने के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम है, तो हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने या अधिक कॉन्फर्मेशंस की वेट करने के लिए फाइनल स्कोर की इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता है। मान ले कि किसी जोन का स्कोर 10 पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स के फाइनल स्कोर का मतलब है कि हम सप्लाई या डिमांड जोन में एक लिमिट ऑर्डर दे सकते हैं जिसे हम पहले से ट्रेड करना चाहते हैं, ताकि आप किसी कारण से अपना माइंड न बदले। एक बार जब प्राइस 10 पॉइंट लेवल अर्थात प्रॉक्सिमल लेवल तक पहुंच जाएगा तो यह ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को डिजिटल लाइन पर या उससे आगे रखना सुनिश्चित करें। 10 के स्कोर से पता चलता है कि बेस पर 6 से कम कैंडल्स के साथ जोन एक मजबूत और फ्रेश जोन है और हमें पैसा बनाने के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देता है। अब क्या होगा अगर किसी जोन का स्कोर 8 से 9 पॉइंट्स के बीच है? यदि स्कोर 8 और 9 पॉइंट्स के बीच है तो हम एक कंफर्मेशन ऑर्डर के बारे में सोच सकते हैं। एक कंफर्मेशन ऑर्डर तब दिया जाता है जब प्राइस पहले जोन के अंदर गिरती है और सप्लाई या डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन से ऊपर या नीचे क्रॉस करती है। इसलिए विचार यह कंफर्म करने के लिए है कि प्राइस हमारी प्रेफर्ड ट्रेड डायरेक्शन में बढ़ रही है। किसी भी एक कैंडल को पहले जोन के अंदर क्लोज करना पड़ता है और दूसरी कैंडल बाहर निकलते समय हमारे जोन की प्रॉक्सिमल लाइन को भेदना पड़ता है। जिस मोमेंट प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन को भेदती है, हम एक मार्केट ऑर्डर देते हैं। यहां हम लिमिट ऑर्डर नहीं देते क्योंकि ऑड्स पूरी तरह से हमारे फेवर में नहीं है। स्टॉप लॉस सेटिंग हमेशा की तरह स्टैंडर्ड है। अब क्या होता है अगर स्कोर 8 पॉइंट से नीचे है? यदि अंतिम स्कोर 8 पॉइंट से कम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई ट्रेड नहीं है। 8 पॉइंट से कम स्कोर वाला सप्लाई या डिमांड जोन एक कमजोर जोन है जिसमें सफलता की कम संभावना है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ट्रेड लेने से बचें। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में अन्य ऑड एनहांसर्स के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं और आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार क्राइटेरिया और स्कोरिंग को बदलने के लिए पर्याप्त रूप से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। हमने यहाँ जिन ऑड एनहांसर्स पर चर्चा की है वे आपकी सप्लाई और डिमांड जोन्स को फिल्टर करने में आपकी सहायता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड जोन हर समय काम नहीं करते हैं। आपको अच्छे जोन्स को बुरे जोन से फिल्टर करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस फिल्टरिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले 4 ऑड एनहांसर्स वे हैं जिनकी आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स को स्कोर करने की आवश्यकता है। ये सिस्टम आपको ट्रेड करने के लिए सही सप्लाई और डिमांड जोन चुनने में मदद करती है और आपकी वॉचलिस्ट से सभी खराब और कमजोर जोन्स को हटा देती है। लेकिन याद रखें कि ये ऑड एनहांसर्स ट्रेड की सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। इसके बजाय वे आपको सही ट्रेड लेने का बेहतर मौका देते हैं और सफलता की लो प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यह आप पर निर्भर है कि आप अपना रिसर्च करें, अधिक जानें, कई चार्टों पर बैकटेस्ट करें और अंत में इसे अपने ट्रेडिंग में लागू करें कि यह वास्तव में आपके लिए काम करता है या नहीं। मुझे आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी एनेबल कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। मैं आप लोगों से जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा।